ये आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल ऑफ कंटेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है और इसमें जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट. We've already studied chapter 1, that is inventory valuation, chapter 2 inventory management, chapter 3 accounting for overheads, chapter 4 marginal and absorption costing, chapter 5 cost flow in production, chapter 6 job batch and service costing, and then I leapfrogged and jumped on to chapter number 11, that is target costing. So ये वो चैप्टर्स हैं, ये 7 चैप्टर्स हैं जो हम इस रिजल्ट की ब्रेक से पहले हम पढ़ चुके हैं. सो आज का हमारा, अगर इन चैप्टर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मैं 5 सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूं, वो उसमें पूछ ले. उसके बाद भी हो तो आई एम अवेलेबल ऑन हियर इन द क्लास एज वेल एज इन द व्हाट्सएप ग्रुप. चलें जी, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर जी, प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग इज a short guess for your level of paper. CMAX के पेपर के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग शॉर्ट गेस है. इस चैप्टर से सवाल आना ही आना है. इट्स सच एन इंपॉर्टेंट चैप्टर. प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर का आगाज हम करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर पेश आने वाली मुख्तलिफ पॉसिबल सिचुएशंस की डिस्कशन से कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है और उसके अंदर हम क्या क्या कुछ पढ़ते हैं और क्या क्या कुछ मामलात हैं जिनको हम देखते हैं, हैंडल करते हैं. चलिए, प्रोसेस कॉस्टिंग को स्टार्ट करने के लिए हम हैंडबुक का पेज नंबर 135 आंसर टू क्वेश्चन नंबर G18. हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटे? आप में से जिन सबके पास फिजिकल बुक भी होगी, मेरी सजेशन है कि आप लोग बुक भी साथ ओपन कर लें फिजिकल. स्क्रीन पे क्योंकि मैं एक टाइम पे सारा कुछ डिस्प्ले नहीं कर सकूंगा, सो मेरे लिए भी ज्यादा बेहतर ही होगा कि आप साथ किताब ओपन करके रखें, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकूंगा आपके लिए. प्रोसेस कॉस्टिंग. प्रोसेस कॉस्टिंग इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे. माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक. और अगर ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग टेक्निक है तो उसका कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. तो प्रोसेस कॉस्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट. सो हमारा पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करना, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. अगला सवाल पैदा होगा, प्रोसेस कॉस्टिंग कहां इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग वहां इस्तेमाल करते हैं जहां आपकी फिनिश गुड्स बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरती है अपनी फाइनल शक्ल इख्तियार करने से पहले. मिसाल के तौर पे 100 किलो गन्ना लेते हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि किस एरिया का गन्ना है तो 10 किलो चीनी बनती है और बाद केसेस में 10 किलो से भी कम. तो गन्ने से लेके चीनी तक का अमल बहुत सारे मराहिल से होके गुजरता है. सो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी प्रोडक्ट बनाए जो कि बहुत सारे प्रोसेस से गुजरती हो, तो फिर हम प्रोसेस कॉस्टिंग इस्तेमाल करते हैं. प्रोसेस कॉस्टिंग में फिर आगे हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, सिंगल प्रोडक्ट और 2 और मोर प्रोडक्ट्स. हमारी कंपनी एक ही प्रोडक्ट बनाती है. दादाजी के जमाने से लेकर आज तक हम सिर्फ चीनी बना रहे हैं और मेरा पोता भी चीनी बनाएगा. या हम 2 और मोर प्रोडक्ट्स बनाते हैं फ्रॉम अ सिंगल रॉ मटेरियल. तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल रॉ मटेरियल से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाती है तो हम यहां बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं या जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग करते हैं. बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है, जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? एक फारसी का मुहावरा है, हनूज दिल्ली दूरस. अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि पीर को जब हम मिलें तो हम जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग की बात कर सकें. तो पीर तक के लिए या शायद उससे भी लेट जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज अ सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोडक्ट बनाती है. उस एक ही प्रोडक्ट के लिए और ऑब्जेक्टिव है पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करना. तो जो टेक्निक, जो अप्रोच हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज ब्रिटिश अप्रोच.
और ब्रिटिशर्स जो हैं ये पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए अकाउंट्स का सहारा लेते हैं, प्रोसेस अकाउंट्स बनाते हैं। आई डोंट नो आप में से कोई अगर ऐसा दोस्त है जो 1 साल से ज्यादा कॉस्ट पड़ते जिसको हो गया है तो वो इंडिकेट कर दे। मैंने एक खास वजह से ये बात पूछी है, मकसद किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। अगर कोई 1 साल से ज्यादा हो गया किसी को पढ़ते हुए तो मी लिख दे, चलो ताहिर तो नहीं पढ़ रहे, अच्छा ठीक है जी, बाकी भी ऑफली नहीं पढ़ रहे। मैंने इसलिए कहा है कि आई कैप पास्ट में आप पास्ट पेपर्स के अंदर भी देखेंगे और पुरानी जिनके पास हैंडबुक है उसके अंदर भी, पुरानी टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर भी ये पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करने की 2 टेक्निक्स होती थी, एक ब्रिटिश अप्रोच और एक अमेरिकन अप्रोच, और आई कैप दोनों से सवाल पूछा करता था। लेकिन रिसेंटली आई कैप के डायरेक्टर एजुकेशन ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हम अब आइंदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश अप्रोच के तहत सवाल पूछेंगे। तो कहीं कहीं हो सकता है किताबों में ये रेफरेंस नजर आ जाए, अगर आएगा और आप लोग मुझे हाईलाइट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि नहीं, अब ये चीज सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अब हम प्रोसेस अकाउंट्स के तहत कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग जैसे मैंने भी आपको इंडिकेट किया प्रोबेबली सिलेबस का सबसे लंबा चैप्टर है, शैतान की आंत है, ये खत्म हो गया तो समझे सिलेबस खत्म हो गया। बहरहाल वो सारी सिचुएशन हम एक वक्त में एग्जिस्ट नहीं डिस्कस कर सकते। तो प्रोसेस कॉस्टिंग सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन में आगे 3 मामला हैं जिनको हमें हैंडल करने की जरूरत होती है। पहला मामला है लॉस, दूसरा मामला है मटेरियल एडिशन और तीसरा मामला है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। एक बात पहले समझ लेते हैं कि ये जिन लॉसेस की हम बात कर रहे हैं ये लॉसेस प्रोडक्शन लॉसेस हैं। इसका मतलब है प्रोडक्शन हॉल में हुए हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के नतीजे में होते हैं, प्रोडक्शन हॉल में हुए हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस के नतीजे में हुए हैं। चोरी हो गई, डाका पड़ गया, आग लग गई, ये इसमें शामिल नहीं है। बनाते हुए मेरी टी शर्ट के बटन टूट गए, रंग खराब हो गया, कॉलर खराब हो गया, सुराख हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो हमारे प्रोडक्शन लॉसेस हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के नतीजे में होते हैं वो प्रोडक्शन लॉसेस नॉर्मल भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल। नॉर्मल चीजें बनना, चीजों का खराब बनना इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ बिजनेस। हमारे तरह के कारोबार में चीजें आम तौर पे खराब हो जाती हैं, और या हमारी तरह के कारोबार में चीजें कभी भी खराब नहीं होती। होंडा सेज वी हैव 99.9999, 4 डेसिमल तक जाते हैं परसेंट एक्यूरेसी। हमारे प्रोडक्ट 99.9999% तक अश्योरेंस है कि वो बिल्कुल ठीक होगी, कोई उसके अंदर गड़बड़ नहीं होगी। ये जो हमारा लॉस है वो नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में 3 मकामात पर हो सकता है। वी कैन हैव लॉस एट द बिगिनिंग, दुकान का शटर खोला और शीशा तोड़ दिया। वी कैन हैव लॉस एट द एंड, हम सारा कुछ तैयार करके, टी शर्ट तैयार करके रखी थी, बर्नर के ऊपर के गैस नहीं आनी और उस दिन गैस आ गई, तैयार टी शर्ट जला दी। और वी कैन हैव लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो नॉर्मल लॉस भी तीनों में से किसी भी जगह हो सकता है और एबनॉर्मल लॉस भी तीनों में से किसी भी जगह हो सकता है। अब चूंकि ये 3 मामलात हैं और हम सब चीजों को इकट्ठे हैंडल नहीं कर सकते होते, तो हम कहीं कहीं अपनी सहूलत करेंगे, वो सहूलत में अगले सफे पे जाकर बताऊंगा। हमारा जो दूसरा मामला है जिसकी तरफ हमने निशानदेही करनी है और ख्याल रखना है वो हमारी चीज है मटेरियल एडिशन, मटेरियल का ऐड होना। We can be dealing with industries where material is added in first process only. गारमेंट का स्टिचिंग यूनिट, गारमेंट के स्टिचिंग यूनिट के अंदर जब हमने कपड़ा काट दिया तो 100% मटेरियल कॉस्ट इनकर हो गई। अब बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ने उस गारमेंट को, उस कपड़े को शलवार कमीज की शक्ल देनी है।
or we can be dealing with industries where material is added in second or subsequent process also. सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मटेरियल ऐड होता है. सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मटेरियल ऐड होने की वजह से फिर आगे दो तरह की पॉसिबल सिचुएशंस आती हैं. सेकेंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मटेरियल ऐड होने की वजह से इट डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स. गाड़ियों की असेंबली लाइन, कार असेंबली लाइन, होंडा ने 100 गाड़ियां बनाना शुरू की थी. किसी ने इंजन रखा, किसी ने स्टीयरिंग रखा, किसी ने सीट लगाई, किसी ने शीशा लगाया, किसी ने ये लगाया, किसी ने वो लगाया. हर डिपार्टमेंट मटेरियल ऐड कर रहा है, लेकिन नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे. और वी माइट बी डीलिंग विद इंडस्ट्रीज वेयर मटेरियल एडिशन इन सेकेंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल कोई भी फूड इंडस्ट्री, हम नई फूड आइटम ऐड करेंगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट का वजन बढ़ जाएगा. चले, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो क्यू लिख दे, नहीं तो नो लिख दे. जी बेटा, कोई जवाब नहीं किसी की तरफ से. यहां तक किसी को कोई मसला है तो क्यू लिख दे, नहीं तो नो लिख दे. अच्छा चले आगे चलते हैं. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, हमारी पहली अजम्पशन ये है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट. अहमद अच्छा बच्चा है भाई. क्यों अहमद? रोज का काम रोज खत्म करके सोता है, उससे पहले अहमद को नींद ही नहीं आती. तो चूंकि कल रात का कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं होता, इसलिए आज सुबह भी कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है. ठीक है जी, वो मैंने मजाक से कहा है, इसलिए कि अहमद का अच्छा होना या बुरा होना सवाल नहीं है. अहमद ऐसी इंडस्ट्री में काम करता है जहां पे वो वर्क इन प्रोसेस का रखना अफोर्ड ही नहीं करता. जैसे पेंट इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री वालों ने जितना पेंट बनाना होता है, जितने डब्बे बनाने होते हैं, उतने डब्बे बना के पैक करके घर पे जाते हैं. अगर वो पेंट को, केमिकल को बिन में छोड़ दें तो सुबह किसी काम का नहीं रहेगा. मैं इसकी आसान मिसाल आप लोगों को समझाता हूं. आप सब लोगों ने दीवार पे प्लस्तर होते देखा होगा. जिसने देखा हुआ दीवार पे प्लस्तर होते वो यस लिख दे. अच्छा, सिर्फ 2 लोगों ने देखा हुआ है, बच्चियों ने नहीं देखा हुआ. चलें, फिर शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, मैं समझा देता हूं. वो जो प्लस्तर हो रहा होता है तो वो सीमेंट, रेत और पानी का एक मिक्सचर बनाते हैं, जिसको इंडस्ट्री की जुबान में मसाला बोलते हैं. तो मैंने जितना मसाला बनाया वो मैं दीवार पे प्लस्तर करके जाऊंगा. अगर मैंने मसाला, ताहिर ने मसाला बनाया और ताहिर मसाला वैसे ही छोड़ के चला गया कि कल सुबह आके प्लस्तर कर लूंगा, तो अगले दिन वो मसाला सिर्फ ताहिर का सर फाड़ने के काम आएगा, दीवार पे नहीं लग सकता. तो ताहिर की मजबूरी है कि ताहिर को रोज का काम रोज खत्म करके जाना है. नेक्स्ट सिचुएशन इज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज एग्जिस्ट. क्यों जी अहमद साहब, कभी इंसान को नींद आ ही जाती है, सवाल पूरा नहीं हुआ, तो हमने कहा चलें सुबह कर लेंगे. क्यों मां बीबी? सुबह कर लेंगे. मां बेटी ने कहा जी सवाल सुबह कर लूंगी. वो सुबह कभी आई है? फिर मां कभी कभी आ जाती है. गुड, इंटेलिजेंट आंसर. इसका मतलब बेटी मैं ये समझ रहा हूँ कि ज्यादातर वो सुबह नहीं आती, वो सवाल नहीं होता. चलो ठीक है जी. अच्छा जी, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डज एग्जिस्ट. अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास खुदकुशी के 2 रास्ते हैं, सवाल करने के 2 रास्ते हैं. या हम वेटेड एवरेज से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, या हम फाइफो से कर सकते हैं. फाइफो मार्फत का वो आदि मुकाम है जिस पे हमने 1 हफ्ते के अंदर पहुंचने की कोशिश करनी है. सो जिस दिन हमने फाइफो शुरू कर लिया उस दिन समझे कि ये टॉपिक खत्म होने के नजदीक आ गया है. खत्म नहीं हुआ, खत्म होने के नजदीक आ गया है. तो फाइफो वो मार्फत का आखिरी मुकाम है जहां तक पहुंचना है. तो एक बहुत आसान सवाल जो यकीनन आपको नहीं आएगा, ठीक है जी. और ये टॉपिक मैं बता दूं कि इस टॉपिक में बहुत बहुत मुश्किल सवाल आते हैं जो यकीनन आपको नहीं आएगा कि मटेरियल सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस में ऐड होता है. लॉस मसला ही कोई नहीं. ताहिर तो बड़ा अच्छा बच्चा है और अहमद तो उससे भी अच्छा है. खबरदार, जिन्होंने कोई लॉस किया हो, दोनों कोई नुकसान नहीं करते, सारा काम पक्का करते हैं. और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो है ही नहीं. तो आप अब भी समझ गए होंगे कि ये तो सवाल आपको आएगा नहीं, इतना आसान. अब जो सवाल आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिफिकल्टीज के साथ आ सकता है वो क्या हो सकता है, और आया भी है.
लॉस, लॉस में नॉर्मल लॉस भी हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस भी हो रहा है। नॉर्मल लॉस प्रोसेस के शुरू में हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस के एंड पे हो रहा है। आपने मटेरियल सेकंड या सब्सिक्वेंट डिपार्टमेंट भी ऐड करना है, उसकी वजह से फिनिश गुड्स के यूनिट्स भी चेंज होने हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी एग्जिस्ट करता है और फाइफो भी करना है। तो ये सारे इतने से मुख्तसर से भी हैं जिनके साथ सवाल करना है। तो ये हमारा वो कॉम्पिटेंसी लेवल है जो कि हमने अचीव। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए मैं इसी को सामने रखते हैं। अब जैसे सारे इतने मुश्किल काम आप इकट्ठे नहीं कर सकते, तो आप अपने पास हेडिंग दे लें अपनी अपनी कॉपीज में और साथ साथ लिखना शुरू कर दें। मैं बोलता जाता हूं, आप लोग लिखते जाएं। 3 स्टैंडर्ड assumptions, 3 स्टैंडर्ड assumptions। इसके साथ ब्रैकेट में लिखें these will hold true, these will hold true in absence of, these will hold true in absence of specific, in absence of specific information, in absence of specific information to the contrary. These will hold true in absence of specific information to the contrary. ठीक है जी, इसका क्या मतलब है अगर इसको सीखते हैं? जब तक एग्जामिनर ऐसा नहीं कहेगा कि ये है, हम एज्यूम करेंगे ऐसा ही है। चलें, आप सब मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताया जनाब अहमद साहब, आसिम साहब, इफरा साहिबा, इमाद साहब, महान साहिबा, ताहिर महमूद साहब, मैं इंडिया से आया हूं। आप सब लोग अब मेरे बारे में कोई एजम्पशन लें। अगर मैं इंडिया से आया हूं तो मेरे बारे में कोई एक बात बताएं। आप क्या एज्यूम करेंगे जब मैं आपसे कहूं मैं इंडिया से आया हूं? पहली एजम्पशन बताएं। मैं हिंदू हूं, जय माता दी। पॉसिबली हिंदू, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा नहीं, पहली एजम्पशन हिंदू होने की है, मैं हिंदू होऊंगा। अच्छा जी। दूसरा, मैं गोश्त नहीं खाता हूंगा, दाल सब्जी, ठीक है जी। और तीसरा, एनीथिंग आई डोंट नो, मैं मंदिर शंदिर भी जाता हूँ। चलो जी, ठीक है जी। अब मैं आपको कहता हूँ नहीं यार मैं हिंदू तो हूं भाई, तेरी खैर हो गई ताहिर, इतनी खतरनाक एजम्पशन नहीं लेते होते। मैं हिंदू तो हूं जनाब, लेकिन मैं हिंदू हूं, मुझे कोई इनकार नहीं है, बट लेकिन मैं गोश्त खा लेता हूं, कोई ऐसी मसला नहीं है। आई ईट मीट एज वेल, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट। अल्लाह ताला की जात ने 2 दफा इंडिया जाने का मौका दिया है। तो 2002 में, 2002 14 साल पहले इंडिया गए थे, और वहां पे दिल्ली के अंदर जो शाही किला और लाल मस्जिद है उसके सामने एक बाजार है बहुत बड़ा, और वहां पे एक होटल है जो कि करीम का होटल के नाम से मशहूर है। वहां की सुना कि चांपे बड़ी अच्छी हैं, तो हम लोग भी वहां चले गए। एंड वी वर सरप्राइज टू नोट कि उस करीम के होटल में मेजॉरिटी वर हिंदू फैमिली। वो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था वहां से। तो फिर हमने वहां पे जो मुसलमान उसका करीम साहब थे उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि हिंदुओं के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मीट लवर्स हैं और हलाल गोश्त खाना चाहते हैं, तो वो हमारी दुकान पे आते हैं। ओके, आई माइट बी हिंदू एंड बट आई डू ईट गोश्त, बट आई डोंट लाइक काली माता। ठीक है जी। I am not a Hindu, but I am a Christian vegetarian. I don't eat गोश्त। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूं कि ये 3 स्टैंडर्ड अजम्पशंस हैं। अब जब तक एग्जामिनर इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कहेगा, हम अज्यूम करेंगे कि ये होल्ड ट्रू करती हैं। ये गलत बात नहीं है, ये सही बात है। अब हम एक एक करके उन अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं। आप लोग लिखते जाएंगे साथ साथ। हमारी पहली अजम्पशन ये है, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस anywhere in the process, normal loss anywhere in the process has occurred, normal loss
anywhere in the process has occurred at the beginning only. Normal loss anywhere in the process has occurred at the beginning only. तो मेरी पहली assumption ये है बेटे, नॉर्मल लॉस सिर्फ कहां पे होगा? प्रोसेस के शुरू में। इस assumption को हम कभी चैलेंज नहीं करेंगे। नॉर्मल लॉस हमेशा एट बिगिनिंग ही रहेगा। एग्जामिनर हमें कहेगा कि नॉर्मल लॉस हुआ 40% पे, हम कहेंगे मैं ना मानूं, एग्जाम नॉर्मल लॉस हुआ 0% पे। एग्जामिनर कहेगा नॉर्मल लॉस हुआ 100% पे, हम कहेंगे नहीं मैं ना मानूं, नॉर्मल लॉस हुआ 0% पे। हम इस अजम्पशन को चैलेंज नहीं करेंगे। अब यहां आप तमाम दोस्तों ने ये बात ध्यान में रखनी है कि मैंने ये जो अजम्पशन लिया है ये नॉर्मल लॉस के बारे में लिया है, एबनॉर्मल लॉस के बारे में नहीं ली। एबनॉर्मल लॉस अभी भी बिगिनिंग पे भी हो सकता है, ड्यूरिंग पे भी हो सकता है, एंड पे भी हो सकता है, और ज्यादातर चांस है कि ड्यूरिंग पे होगा या एंड पे होगा। जी बेटा आप लोग मेरे सामने नहीं है इसलिए मैं फेस रीडिंग नहीं कर सकता, आप लोगों ने लेकिन यस नो कहते रहना है। assumption 1 में कोई प्रॉब्लम तो क्यू, नहीं तो नो। चले सेकंड पॉइंट, सेकंड assumption, material addition in second or subsequent process has no impact on finished goods। हम ये assume करेंगे कि हम मटेरियल ऐड कर रहे हैं, सेकंड और सब्सिक्वेंट प्रोसेस में भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री हमारी ये वाली है। पहले हम ये वाली इंडस्ट्री की बात करेंगे। जब हम ये वाली इंडस्ट्री के चैंपियन हो जाएंगे फिर हम इस assumption को चैलेंज करेंगे। यहां पे हम चैलेंज करेंगे, इसको चैलेंज करेंगे। फिर हम कहेंगे कि अगर इसकी वजह से नंबर ऑफ फिनिश गुड यूनिट्स बढ़ जाए तो देखते हैं क्या क़यामत आएगी। ताकि हम पहले assumption ये है हम उन इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सेकंड assumption ही बोल रहा हूं, हम उन इंडस्ट्रीज के अकाउंटेंट हैं जहां सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मटेरियल तो ऐड होता है लेकिन नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज नहीं होते, जैसे गाड़ियों की असेंबली लाइन। तो हम पहले करेंगे कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जहां सेकंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में मटेरियल तो ऐड हो रहा है, गाड़ियों की असेंबली लाइन हर प्रोसेस अपने हिस्से का मटेरियल ऐड करता है लेकिन नंबर ऑफ फिनिश गुड्स चेंज नहीं होते। जब इस तरह के सवाल करते करते हमारे मसल पक्के हो जाएंगे, जब 10 किलो का डंबल उठा के मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं कहूंगा अच्छा चलो लाओ 20 किलो का लाओ, देखते हैं उठाया जाता है कि नहीं उठाया जाता। तो जब हम सेकेंड या सब्सिक्वेंट प्रोसेस में डज नॉट इंक्रीज वाला केस अच्छी तरीके से रगड़ देंगे, फिर हम आएंगे डज इंक्रीज वाले केस। ठीक है ताहिर, समझ आ गई? जी ताहिर बेटा नहीं समझ आई तो बताइए, मैं आपका माइक ऑन करता हूं। अच्छा चलिए ठीक है। किसी और बेटा, किसी और ने कुछ पूछना? क्यों मतीन आपने अभी हमें ज्वाइन किया है, आपको आवाज आ रही है मतीन? वालेकुम अस्सलाम। जी मतीन मैं आपके पास माइक है, आप बोल सकते हैं, मैं आपका माइक ऑन करूं? चलिए मैं आपका माइक ऑन करता हूं फिर बात करते हैं, सारे आपके दोस्त भी सुन रहे होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मतीन। जी बेटा आपने किस सिटी से हमें ज्वाइन किया है? सर मैंने अभी आज मेरा पहला दिन है, आज का पेपर मेरा 41 पे रहा है पेपर। अच्छा, और आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं मतीन? सर मैं मुजफ्फराबाद से, आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर से, अच्छा ठीक है। मेरे कुछ सवाल है मतीन, वो आप बेटा उनका जरा जवाब दे दीजिएगा। आपने कौन कौन सा पेपर आपका रहता है पास होना, यानी कि आपने कौन कौन सा पेपर अटेम्प्ट किया? ऑडिट, FR2। ऑडिट, FR2 और कॉस्ट। अच्छा आपने पहले कॉस्ट की क्लासेस ली हैं बेटा? यस सर। अच्छा कहां से ली हैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो पूछ सकता हूं? सर मैंने आपसे ही ली थी, बैक के लाइव सेशन से, मतलब जो इससे पहला सेशन था आपकी क्लास अटेंड की थी बैक लाहौर कैंपस से। अच्छा ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं पेपर आया था। अच्छा चले ठीक है बेटा। चले बस मैंने इसलिए कहना था कि हम इस वक्त 7वें चैप्टर पे हैं, तो अच्छी बात है आपने मुझसे ही पढ़ा हुआ है तो आप
आपको पहले से उस चीज के साथ है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सर अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके मतलब हमने अब तक अगर आपके पास स्टडी टेक्स्ट है तो हम इस वक्त चैप्टर 7 पे हैं, प्रोसेस पे। पहले 6 चैप्टर हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन ये पढ़ा है। इसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग पढ़ा है। तो आज हमने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट की है। ठीक है। तो सर इनकी रिवीजन प्लान हो जाएगी हमारे लिए जी, इनकी रिवीजन जो आप में से लेट ज्वाइन करेंगे उनके लिए रिवीजन प्लान होगी जब एग्जिस्टिंग क्लास के टर्म एग्जाम्स की ब्रेक आएगी, प्रोबेबली मई के एंड पे या जून के स्टार्ट में, ठीक है। चलो चलो ठीक है सर। चलिए जी, हम हमारी सेकंड अजम्पशन हो गई। अब हम आते हैं हमारी थर्ड अजम्पशन पे। अजम्पशन अहमद डज नॉट इंक्रीज की है। जब उसको चैलेंज करेंगे तो फिर हम कहेंगे इंक्रीज। हमारी थर्ड अजम्पशन लॉस ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के बारे में। हम एज्यूम करेंगे पहले हम ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं वेयर ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस डज नॉट एग्जिस्ट, देयर इज नो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस। फिर जब हम नो ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस के सवाल कर लेंगे काफी सारे, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा अब इसको चैलेंज करते हैं। अगर वर्किंग प्रोसेस एग्जिस्ट करे तो देखते हैं हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, वो पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा, फिर इसको चैलेंज करेंगे। और इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब आएगी जब हमारे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो एग्जिस्ट कर रहा होगा लेकिन हम एज्यूम करेंगे ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं। तो बेटे क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी कंपनी में क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो एग्जिस्ट कर रहा हो लेकिन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस ना एग्जिस्ट कर रहा हो, हालांकि एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग होता है। सो इज इट पॉसिबल? हाँ, शाबाश माहम, फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ताहिर, पहले उर्दू की पहली किताब पढ़ लो, फिर दूसरी तीसरी किताब भी पढ़ लेंगे। तो पहले हम पहले साल की अकाउंटिंग पढ़ लें, फिर अगले सालों की अकाउंटिंग भी पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन में बिल्कुल ये पॉसिबल है, शाबाश माहम, कि हमारा पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस तो होगा लेकिन ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं होगा। जी, यहां तक किसी ने कुछ पूछना तो क्यों लिख दें, नहीं पूछना तो नो लिख दें। बेटे अगर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस खराब हो जाए तो वो लॉस में शामिल करेंगे उसको। अच्छा, अगर क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस खराब हो जाए फिर ओपनिंग नहीं होगा, फिर तो क्लोजिंग भी नहीं होगा ना। क्लोजिंग तो अहमद वही होता है जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और अभी हमने ये बात की थी कि चोरी होगी, डाका पड़ गया, आग लग गई, नहीं है, प्रोडक्शन के दरमियान चीजें खराब हो। ठीक है अहमद, चलें आगे। चलें जी, अब ये तो था सारा हमारा ऑफ द लेजर इशू। अब हम आते हैं ठीक है साहिब, मैं आपको भेज दूंगा, फिक्र ना करें। चलिए जी, अब हम आते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग के आने से हमारे जनरल लेजर में क्या चेंजेस आएंगे, वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम कॉस्ट साइकिल अपना याद करते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल, पेरोल, ओवरहेड और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, और वर्क इन प्रोसेस के बाद फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स के बाद पीएनएल। जी, कॉस्ट साइकिल का पहला स्टेप क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। साथ साथ डबल एंट्री भी रिक्वाइज करते जाते हैं। मटेरियल एक्वायर करेंगे तो क्या डबल एंट्री होगी? एब्रीविएशन में लिख दें ए टू बी, इस ऐसे करके, एम टू अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, सो मटेरियल टू अकाउंट्स पेएबल। पेरोल हायर करेंगे तो इफ्रा बताएं बेटी, पेरोल टू एक्रूड पेरोल, शाबाश वहां। और ओवरहेड लिंकर होंगे तो एफर्ट्स कंट्रोल, डेबिट, कैश एक्सेट्रा, क्रेडिट। तो ये कॉस्ट साइकिल का पहला स्टेप है, एक्विजिशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा स्टेप होता है इशुएंस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मटेरियल इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस, डेबिट और मटेरियल, क्रेडिट। लेबर इशू करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस, डेबिट, पेरोल, क्रेडिट। और ओवरहेड एब्जॉर्ब करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस, डेबिट, ओवरहेड, क्रेडिट। और उसके बाद ये कॉस्ट साइकिल का दूसरा स्टेप। जब चीजें तैयार हो जाएंगी फिर क्या एंट्री पास करेंगे? थर्ड स्टेप क्या है कॉस्ट साइकिल का? प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस। ये कॉस्ट साइकिल का थर्ड स्टेप है। और फोर्थ स्टेप सेल्स का होता है। फोर्थ स्टेप क्या होता है?
P&L या CDS डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। तो ये कॉस्ट साइकिल के 4 स्टेप्स हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम जी? जब हम प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करेंगे तो जितने हमारे प्रोसेस अकाउंट होंगे, प्रोसेसेस होंगे, उतने वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट बनेंगे। तो हम कहेंगे वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस ए का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस बी का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस सी का अकाउंट। सपोज ये 3 ही है। वापस आते हैं, हमारा कॉस्ट साइकिल का फर्स्ट स्टेप सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। कॉस्ट साइकिल का सेकंड स्टेप, पहले मटेरियल हो रहा था सिर्फ वर्क इन प्रोसेस के लिए, अब वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस ए अलहदा, वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस बी अलहदा, वर्क इन प्रोसेस प्रोसेस सी अलहदा। पहले हम लेबर यूज कर सकते थे सिर्फ प्रोसेस ए के लिए, अब प्रोसेस बी के लिए अलहदा, प्रोसेस सी के लिए अलहदा। पहले ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करते थे सिर्फ प्रोसेस ए में, अब प्रोसेस ए के लिए अलहदा, प्रोसेस बी के लिए अलहदा, प्रोसेस सी के लिए अलहदा। पहले चीजें जाती थी वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में, अब ऐसा नहीं होगा। अब चीजें जाएंगी प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में, यहां पे आएंगी, और यहां मटेरियल लेबर ओवरहेड ऐड होगा। अब प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में, और अगर सी आखिरी प्रोसेस है तो यहां से फिनिश गुड्स में। तो इसका मतलब है कि कॉस्ट साइकिल का सेकंड स्टेप चेंज हो गया, कॉस्ट साइकिल का थर्ड स्टेप चेंज हो गया, कॉस्ट साइकिल के फोर्थ स्टेप सेम रहा। पहले जब हम इशू करते थे तो हम एंट्री पास करते थे वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल का या मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अब करेंगे वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस सी का अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट। जी बेटा इस एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमारी स्टेप 2 की इश्यूएंस की एंट्री चेंज हो गई। इसी तरह जब लेबर इशू करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे माम? माम मीन एनीवन? वर्क इन प्रोसेस, प्रोसेस ए डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी डेबिट, सी डेबिट एंड पेरोल क्रेडिट। और जब अगले स्टेप पे आएंगे बेटा, अगले स्टेप पे प्रोडक्शन होगी फिनिश गुड्स की, तो पहले एंट्री पास करते थे फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट। अब करेंगे फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ए का अकाउंट क्रेडिट। कैसे ही करेंगे? नहीं बेटा ये जवाब गलत है, सॉरी मिनट ज्यादा गया। अब हमारी एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस बी का अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस ए का अकाउंट क्रेडिट। पहली एंट्री ये होगी, फिर सेम ट्रांसफर की एंट्री, जी ऐसे ही है सारी ट्रांसफर की एंट्री। और एंड में क्या होगा, 3 ही प्रोसेस है तो फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस सी का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम? किसी को तो क्यू लिख दे, नहीं तो नो लिख दे।